प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। तो ये सोच। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से अभय पचौरी जी, जिनका हाल ही में बिहार 32 न्यायिक सेवा परीक्षा में जो है वो प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हुआ है। अभय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ। एंड आपने जो ये प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करी है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभय जी, कैसा लग रहा है अभी सिलेक्शन के बाद एंड सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए कितना बदलाव का क्षण होता है? सर निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन से एक पहले दिन या पहले क्षण भी आप एक वकील होते हैं और प्रयासरत होते हैं कि आप कल को न्यायाधीश बने, और वो एक फाइन लाइन होती है जिसको आप क्रॉस करते ही अगले ही क्षण से लोग आपको उस नज़रिए से देखते हैं कि आप न्यायाधीश बन गए। और एक जिम्मेदारी के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं एक पावर भी है, जिम्मेदारी भी है। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी प्रयासरत रहते थे हम उसके लिए, और फाइनली वो अचीव होता है तो अच्छा तो लगता है। आपका तो प्रथम प्रयास था? जी सर, बिहार में मेरा प्रथम प्रयास था जी। उससे पहले यूपी मेंस दिया था आपने? यूपी इंटरव्यू भी दिया था? जी जी। चलिए, वेरी गुड। अच्छा अबे, ये बताइए मुझे, सबसे पहले हम आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि अपनी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। सर जैसा कि आपने बताया, मैं हाथरस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th करी थी सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज हाथरस से। उसके बाद सर मैं EMU में सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th करी, और उसके बाद मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BL LLB की डिग्री हासिल करी। वो कब की थी आपने? सर 2021 में। और उसके बाद फिर जुडिशरी की तैयारी? सर जुडिशरी की तैयारी मैं कहूँगा 2022 के इनिशियल स्टेज से मैंने स्टार्ट करी। कुछ थोड़ा समय के लिए मैंने नहीं कर पाया था, तो 2022 के स्टार्टिंग से मैंने सीरियसली स्टार्ट करी। वेरी गुड। तो आपके दिमाग में कब आया कि भाई जज बनना है? सर सबसे पहली इनिशियल जो मोटिवेशन थी वो तो मेरे फादर ने ही दी, क्योंकि वो खुद ही एक वकालत के पेशे में है। और उनका ये था कि जब परिवार का एक सदस्य एज अ बार में सर्व कर रहा है तो दूसरा बेंच में करे। तो इनिशियल मोटिवेशन फादर ने दी, और शुरू में मेरा कोई मतलब ऐसा इनिशियल मन नहीं था कि मैं जुडिशरी की तरफ इंक्लाइन हूँ, बट हाँ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बट सर जब जैसा कि मैंने बोला कि 2022 में जब मैं एक दो कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे मैं कोर्ट वगैरह में गया, और कि एक जज का कैसा इम्पैक्ट होता है ऐसे लोगों पे जिसको वो ना तो जानता है, ना कभी मिला, और ना कभी हो सकता है आने वाले समय में मिले, पर वो कितना उनकी लाइफ पे उनका गहरा प्रभाव होता है उसके डिसीजन का। तो इसने मुझे डेफिनेटली एक बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि ये ड्यूटी मुझे करनी है। अच्छा, वेरी गुड। अब जो है बिहार की बात करते हैं जी। तो बिहार में पहले तो ये बताइए हमें कि बिहार जुडिशरी होती क्या है, किस पोस्ट पर आप अब मजिस्ट्रेट जो हैं वो बने, उसे क्या कहते हैं, इसके अलावा उसके परीक्षा के चरण क्या क्या हैं, और आपकी इस तैयारी की रणनीति या स्ट्रेटजी क्या रही? सर बिहार की जिस सेवा में मेरा चयन हुआ है वो 32वीं बिहार न्यायिक सेवा है, जिससे मेरा जो मुझे पोस्ट मिलेगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से मिलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन जैसा कि हर सर्विसेज में होता है वैसे होंगे। सर जैसी बाकी न्यायिक सेवा होती है वैसे 3 चरणों में इसका होता है। प्रथम चरण प्रीलिमिनरी जिसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, वो 2 फेज में होती है। एक लॉ के पेपर होता है और दूसरा GS का पेपर, GK एंड GS का पेपर होता है करंट अफेयर्स के साथ। उसको क्लियर करने के बाद आपका मेंस का पेपर होता है जिसमें 8 एग्जाम्स होते हैं। 2 होते हैं हिंदी और इंग्लिश के जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बाकी 2 GK और GS के होते हैं, बाकी 4 लॉ के होते हैं जिसमें 3 ऑप्शनल होते हैं और एक प्रोसीजरल होता है जो कॉमन है जी। तो प्री एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या जो है रणनीति रही, और प्री एग्ज़ाम को लेकर आपके क्या क्या सोर्सेज थे? सर मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बताऊँ तो जब मेरा प्री था तो उससे 10 दिन पहले ही मेरा यूपी का मेंस होके चुका था। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिला था, ऊपर से मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी उस समय। तो मुझे, अगर मैं सही सही बताऊँ तो 4 दिन मिले थे मुझे तैयारी करने के लिए। बट ये था कि सर इनिशियली मेरी जो तैयारी थी यूपी के तरफ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने कहीं ना कहीं मुझे मदद करी, चाहे वो GK से रिलेटेड हो चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो।
उन 4 दिनों में सर मैंने जो डिफरेंट सब्जेक्ट थे, जैसे कंपनी लॉ आता है बिहार में, उन सब्जेक्ट्स को मैंने थोड़ा ध्यान दिया और अपने साइंस रिवाइज करी थी मैंने 3-4 दिन में। और पेपर मेरे अनुकूल था और मैंने मतलब मुझे ये था कि हाँ ये निकल जाएगा जब मैंने देखा आया वो पेपर। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि एकदम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, वो एक ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड लंबा समय चाहिए होता है, जिसका आप धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होता है, आपकी नॉलेज में मतलब इजाफा होता है आपके ज्ञान में, और धीरे धीरे आप उस एग्जाम के पास पहुंचते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 या 2 वर्ड्स में कोई ऐसी बात जो प्रीलिम्स निकालने के लिए बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। सर मैं जो कहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि किस चीज़ से आपको लड़ना है, तो आप क्या उसकी मजबूती है, क्या उसकी कमजोरी है, तो आप कैसे उसको हासिल करेंगे। तो PYQ लगाना कंपलसरी है और उस पैटर्न पे आप अपनी तैयारी को मोड़िए। ये मेरी स्ट्रेटेजी ये रही। और फिर लॉ पेपर्स प्रीलिम्स को लेकर क्या क्या सोर्सेज थे आपके, या क्या आपने किया लॉ पेपर्स के लिए। सर लॉ का इनिशियली, जैसे मैं फैकल्टी ऑफ लॉ MU से बिलोंग करता हूँ, तो उसका करिकुलम ऑलमोस्ट जुडिशरी ओरिएंटेड ही होता है। तो 5 साल हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और पढ़ा। तो ऐसे कोई डिफिकल्टी आपको हुई नहीं होगी। नहीं सर, लॉ में सच डिफिकल्टी नहीं हुई थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे बहुत क्लियर थे। हाँ ये है कि सर मैंने MCQ मतलब हजारों MCQ लगाए होंगे मैंने अलग अलग लॉ के, तो वो जब आपके प्रैक्टिस में आ जाता है तो कई चीजें तो आपकी वो एक मेमोरी होती है, वो उसमें बन ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जी अच्छा, प्री निकल जाता है जी सर। अब बारी आती है मेंस की, बिकॉज यूपी से आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आए थे, उसमें नहीं हुआ था, और फिर आप जो है बिहार जुडिशरी का मेंस देने जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कि एक एग्ज़ाम में तो अभी आप इंटरव्यू दे के बाहर हुए हैं अंतिम दरवाजे से, फिर दूसरे का आ गया, उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, और बिहार मेंस को लेकर आपकी क्या अलग रणनीति थी जिससे आपकी रैंक 20 बनाई। सर मैं आपको अगर यूपी के बारे में बताऊँ तो मैंने आंसर राइटिंग करी थी, हर सब्जेक्ट की करी थी, और जिसका समय नहीं मिला उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे। और वैसे तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, बट किसी कारणवश कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो मेरा यूपी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आप कह रहे हैं निश्चित तौर पे एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर लगता है, आप कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आप किसी भी एक बिल्कुल आखिरी पायदान से अगर आप बाहर निकलते हैं। बट सर मुझे बुरा लगा था, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपको उठना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ बनना है तो उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। और उसी की तरफ मैंने अपने जो यूपी और बिहार के मेंस में मैंने जो डिफरेंस करा, मैंने जो एडिशनल करंट जीके थी इन रिलेशन टू जो लीगल नॉलेज थी, मैंने उसमें उसको ऐड करे अपने आंसर्स में। लॉ पेपर्स में जी सर, लॉ पेपर मेन तो लॉ पेपर्स में था, जो लीगल करंट अफेयर्स थी, लीगल नॉलेज थी, जो रिसेंट के केस लॉज थे सुप्रीम कोर्ट के और ऑनरेबल हाई कोर्ट के, उनको मैंने अपने में ऐड करा। थोड़ी जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा, जो मुझे लगता है शायद मैंने यूपी में उसको उतने अच्छे से नहीं लिखा होगा। मतलब आपने जूरिस को भी और ऐड करा। जी सर। और अच्छा, एक कैंडिडेट को मान लेते हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं अभी एट दिस टाइम, मेंस लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर सर्वप्रथम इन तो एग्जामिनेशन हॉल। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि टाइम, क्योंकि अगर आप पेपर पूरा नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप बाकी कैंडिडेट से वैसे ही पीछे हो जाते हैं। तो मेन तो ये रहता है कि आपका टाइमली पेपर कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके लिए मुझे लगता है कि आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से टाइम बांटना चाहिए कि इतना मुझे एक क्वेश्चन पे डेडिकेट करना है, और उनके पार्ट्स को भी उसी हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। सर उसके बाद ये रहता है कि आप जितनी राइटिंग की आपकी स्पीड है, हर एक की डिफरेंट होती है, तो आप कैसे उसको कंसाइज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपको उतने ही अच्छे से आता हो जितना दूसरा आता है। तो एक आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी लीगल नॉलेज साक्षात होनी चाहिए आपके आंसर्स में, क्योंकि डेफिनेटली हर व्यक्ति पढ़ता है, पर अगर आप उस पर दिखा ही नहीं पाए अपनी आंसर शीट पे कि आपको क्या आता है, तो वो कहीं ना कहीं बुरा रहेगा। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से अहम है कि जो आपको आता है वो आपके कॉपी पे दिखना चाहिए, और विद इन टाइम आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए क्लीन। और प्रेजेंटेशन मैं ये समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जी। अच्छा, बिहार जुडिशरी में क्योंकि एक पेपर स्पेसिफिक होता है जनरल साइंस का, जी। उस पेपर के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, और जीके पेपर के लिए आपका किस तरह की स्ट्रेटेजी थी। सर उसके लिए एक तो मैंने एक पुस्तक खरीदी थी, उपकार पब्लिकेशन की आती है जी, जनरल साइंस की, और मैंने आपकी ही कोचिंग मेंस की जीके जीएस की ज्वाइन करी थी। उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे जीके के और जीएस के कॉन्सेप्ट सर ने समझाए थे,
उसने मुझे काफ़ी हेल्प करी, चाहे वो कैपिलरी एक्शन हो, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते बनते हैं वहाँ पे जी, कॉन्सेप्ट बेसिस। जी, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत हुआ है कि ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट ये है कि एक वो उनको रिवाइज करना मेन है और याद करना जी सर, खासकर एक लॉ स्टूडेंट के लिए। क्योंकि सर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने कॉमर्स ऑप्ट करी थी अपने 11th और 12th में, तो मेरे पास साइंस मेरी 10th में ही छोड़ दी थी, तो उस 8 साल बाद मुझे वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करने तो उसके लिए एक मुझे बूस्ट चाहिए था। वो मैंने उसके लिए मैंने एक मेनली तो आपकी कोचिंग ज्वाइन करी थी, और उसके लिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बिल्कुल, वो हेल्प आपको अब दिख भी रही है। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। अब मेंस हो जाता है, मेंस के बाद अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू एक ऑलरेडी आप एक इंटरव्यू फेस कर चुके होंगे तो शायद इतनी डिफिकल्टी ना हो, बट बिहार के केस में क्या है कि डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं, ये आप जानते ही हैं। जी जी। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, या फिर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू या फिर मिरर में बोलना, या इंटरव्यू की कोई और रणनीति तैयारी जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने शुरू में 1 या 2 मॉक दिए, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ही दिए, जो ऑलरेडी लॉ बैकग्राउंड से हैं, जो या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आ सकता है जो बेटर हो सकता है। और सर इंटरव्यू में बेसिकली आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको ब्रश अप करनी होती है, अपनी लीगल नॉलेज। प्लस सर जो करंट में चल रहा है, जैसे जिस समय हमारा इंटरव्यू था उस समय एएमयू का जजमेंट आया था, दविंदर सिंह का जजमेंट आया था, तो उसका क्या मतलब उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका क्या स्कोप हो सकता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जी, वो होना चाहिए। ऑल्दो सर मेरे साथ इंटरव्यू में इस टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, बट कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं आपको जो पूछे गए हो आपसे बीपीएससी में? जी सर, सर मतलब पता नहीं लोगों को कैसा लगे, पर जो मेरे से पहला ही क्वेश्चन था जज साहब ने पूछा था, वो उन्होंने ऑर्डर 21 का रूल 96, 97, 98 और 99 पूछा था, और सर मुझे चारों में से कोई नहीं आता था। सीपीसी जी, तुम्हारा आप सॉरी बोला होगा? जी सर, मतलब वो एक पार्ट है, मतलब सॉरी इज द पार्ट ऑफ इंटरव्यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, वो आपकी नॉलेज ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी वही चेक कर रहे हैं कि कहीं आप प्रेशर में आके कैसा हो सकता है। सर वो मेरा पहला ही क्वेश्चन था एग्जीक्यूशन, बेसिकली हाई कोर्ट के जजेस को वैसे भी बहुत नॉलेज होती है, और सर कहीं ना कहीं वो मेरा वीक पार्ट था सीपीसी का एग्जीक्यूशन, और उन्होंने पहला ही पूछा, तो मैं भी कहीं ना कहीं वो एक मुझे एक आहत लगा कि मुझे पहला ही क्वेश्चन नहीं आता। बट नेक्स्ट जब उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे कैसे आप जज बनेंगे, तो सर मैंने कहा कि धीरे धीरे सर मैं जैसे एकेडमी में जाऊंगा और तैयारी करूंगा और भी चीजें पढ़ूंगा। पॉजिटिवली रेस्पॉन्स। उसके बाद उन्होंने और भी चीजें पूछी, फिर मुझे वो आती थी, तो उसने मेरा मोरल भी बूस्ट करा, और मुझे अच्छा इन पर्सन मुझे खुद में कॉन्फिडेंस रिगेन हुआ। तो इस टाइप से मुझे मेरा इंटरव्यू मतलब मुझे लगा कि अच्छा हुआ था। जी अच्छा, जो टारगेट फॉर IQ पे मॉक इंटरव्यू आपका हुआ था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ सर, मुझे याद है पटना में हुआ था जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आए थे, तो उस समय सर एक जो मेन इंटरव्यू और उसमें होता है कि मैं उस समय मेरे पास सूट भी नहीं था अपना, और तो मैं तब आपके सामने अपीयर हुआ था। तो सर उसका मतलब मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊँ कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे सर, जैसे भानु सर ने पूछे थे, ममित सर ने पूछे थे, वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो फाइनल इंटरव्यू पूछे जाते हैं, और रादर मैं कहूँगा थोड़े उससे डिफिकल्ट ही होते हैं, ताकि आपकी तैयारी भी चेक हो जाए, आपको ये भी पता चल जाता है कि किस एस्पेक्ट में आप कमज़ोर हैं, किस एस्पेक्ट में आपका हाथ मजबूत है, तो आप जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उन पर ध्यान दें। एनवायरनमेंट कैसा था जो हम लोगों ने बना रखा था वहाँ पे? सर एनवायरनमेंट जैसा फाइनल इंटरव्यू में था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसका हूबहू प्रारूप था, बट बहुत फॉर्मल था, और मतलब ये फील नहीं आ रही थी कि एक नॉर्मल मॉक हो रहा है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। कितने पैनल थे बीपीएससी में? पैनल सर मेरे में 4 थे। 4। जी तो आपका इंटरव्यू हो गया, तो आपको आभास हो गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर देखिए, मतलब ये कहना गलत नहीं रहेगा कि किसी को भी जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक डर तो लगा रहता है। बिल्कुल, नो डाउट मेरा मेंस अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, पर सर बाकी कैंडिडेट्स का कैसा हुआ है, बाकी कैंडिडेट्स भाई उतने ही काबिल हैं जितना मैं हूँ, तो किसने क्या करा है उस दिन कैसा रहा ये श्योर नहीं होता, बट एक गुड फीलिंग थी कि हाँ जो होगा अच्छा होगा सर, और नहीं होता तो आगे सर पे और बाकी जुडिशरी 21 रैंक के आपने एक्सपेक्टेशन थी आपको? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं बहुत न्यूट्रल था टू बी। तो जब आपने रिजल्ट देखा जी, तो क्या रिएक्शन थी?
सर मैं अपने माता पिता के साथ था, मैं कहीं जा ही रहा था, तो मेरे पास कॉल आए थे, मुझे लगा शायद इसलिए आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, चेक कर लीजिए, बट फिर एक मेरे मित्र का कॉल आया, उसने बताया कि बहुत बहुत बधाई हो। तो मुझे इनिशियली तो सर विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने खुद पीडीएफ देखी, कभी कभार होता है कि मिस हो जाता है या किसी की गलती हो जाए, तो तब मुझे मतलब मैं हर्ष के साथ था, तो एक ये था कि कहीं ना कहीं वो आंसू बहने लगे तो खुशी के, कि मतलब फाइनली एक मैंने वो पद प्राप्त कर लिया जिसके लिए मैंने इतने माता सालों से पिताजी प्रयास के करा था। क्या रिएक्शन था, पिताजी के आपके? सर पिताजी का ये था कि मतलब ये था कि उनका सपना था, जब जिस समय वो अपने वकालत के पेशे से पहले उन्होंने भी अपने समय में तैयारी की थी और किसी ना किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया था, चाहे वो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस हो या फैमिली के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसके आपको छोड़ना पड़ता है। तो उनका ये था कि मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा बने। तो ये था जब उनके सपने को साकार कर दिया, तो कहीं वो उनके लिए था कि ठीक है अब मेरा हो गया, कि मैं सफल हो गया, मेरा बेटा, मेरे लिए वो बहुत है। एक माँ बाप के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है, और क्योंकि माँ बाप का तो ड्रीम ही होता है कि उनके बच्चे बड़ी सफलता छुएं, और वो डेफिनेटली एक बेटा या बेटी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप अपकमिंग जुडिशरी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? सर अगर आप मुझे अलाउ करें तो एक ब्रज के शायर हैं हमारे, हाँ बिल्कुल, ब्रज के कवि काका हाथरसी हाँ जी, और हाथरस के ही हैं वो, तो उसलिए मुझे उनका लगता है कि जैसे जो लोग होते हैं कि बैठे रहते हैं कि किस्मत पे है, कि जो लक है वो है, तो उनका एक है कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। तो ये सोच के कि जो होगा भाग्य में देखा जाएगा, ऐसा नहीं है, आप करिए, भाग्य भी बदलेगा अगर होगा, तो आप प्रयास करिए, पुरुषार्थ से बड़ा कुछ नहीं है। वेरी गुड। अभय जी, सफलता तो आपको मिल गई है, और इस सफलता में किसी एक व्यक्ति का जो है योगदान नहीं कह सकते, बल्कि सबसे ज़्यादा योगदान तो वैसे आपका भी है ही है, क्योंकि एक कैंडिडेट जिसने सिलेक्शन लिया है तो उसका खुद का सेल्फ जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक सहारे के तौर पर आप अपनी सफलता का श्रेय जो है वो किसे देने चाहेंगे? सर किसी एक का नाम लेना तो जैसा कि आपने बोला एक गलत ही होगा, क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी व्यक्ति की सफलता में जी। सर सर्वप्रथम तो मेरे इष्ट है श्री गिरिराज महाराज, तो मैं उनको ही श्रेय देता हूँ इसका। उसके बाद जो मेरे दूसरे गुरु हैं वो मेरे माता पिता। बिल्कुल। बाकी सर मेरे लॉ के समय में कई मेरे सीनियर्स रहे, मैं जैसे नाम लूँ तो मनोज भैया हुए मेरे, एक मनोज भारद्वाज, वो अभी डॉक्टरेट कर रहे हैं। उसके बाद मेरे सीनियर्स थे, वैभव भैया थे, अनुभव भैया, और इम्पॉर्टेंटली सर मेरी दोनों बहनें और दोनों जो मेरे जिया जी हैं, तो दोनों बहनें जो मेरी प्राची दीदी और नेहा दीदी, उन्होंने मेरे मतलब हर समय मेरे साथ रहीं। और मेन ये अच्छा लगता था कि कोई भी आपसे ये पूछता है कि आपका कितना सिलेबस हो गया, आज क्या पढ़ा, बट उनका जब भी आता था पूछते थे कि खाना खाया कि नहीं खाया, और कोई तबीयत कोई दिक्कत तो नहीं, हम आ जाए या नहीं। तो ये एक तैयारी ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जी सर, तैयारी के अंतराल में ऐसा कोई पूछता है तो आपको अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं एक अलग तरह की मोटिवेशन मिलती है कि हमें इनके लिए कुछ करना है। बिल्कुल। प्यारे साथियों, मैं अक्सर ये क्लास में कहता हूँ अभय जी कि तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं कि किताबी ज्ञान किताब पढ़े, ओबियसली वो तो हम देंगे ही, लेकिन तैयारी के लिए जो अदर पैरामीटर्स हैं, जैसे अभय जी ने बताया कि इनकी बहनें, इनके रिलेटिव्स, इनके पेरेंट्स ये नहीं पूछ रहे कि जैसे घर में क्या होता है अभय जी, मैं जनरली आपको बताऊं, जब पढ़ाई करते हैं तो घर वाले क्या करते हैं बहुत से परिवार में, भाई तू पढ़ ही रहा, तेरा आज तक तो हुआ नहीं, तू पढ़ता तो रहता, तेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, ऐसे इस तरह के टोंट घर के जो सदस्य हैं वो डिमोटिवेट करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं कि आप उन्हें मोरल सपोर्ट उन्हें करिए, उन्हें बूस्टअप करिए कि भाई तुम कर सकते हो। और इस तरह की बातें, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या किस तरह की बातें, अगर आप एक पढ़ने वाले व्यक्ति को सपोर्ट देंगे तो डेफिनेटली वो आपको जो है उसका रिजल्ट जो है वो आपको साक्षात जो है वो दिखाई देगा प्रत्यक्ष तौर पर। स्पेशली सर जो मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल था, जो मेरा कोर फ्रेंड ग्रुप है, उन्होंने तो पूरे समय मुझे मतलब सपोर्ट ही करते रहे। आज तक मुझे नहीं याद कि कभी भी उन्होंने ऐसा डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो। स्पेशली मेरे दो सीनियर थे जो खुद जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए, एक मुकेश भैया थे और मनु भैया, बट उन्होंने समय समय पे मुझे गाइडेंस देते रहे और क्या क्या चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ वो भी बताते रहे, तो उनका भी बहुत अहम योगदान है।
तो अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने माता पिता के साथ हमारे ऑफिस आए हैं, स्पेशली मेरे लिए जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद मथुरा से लेके आए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपको, ये हमारे भाग्य में था। एंड आपके सफलता से हमें बहुत गर्व है, बिकॉज आपने सफलता तो प्राप्त करी है, और टारगेट फॉर आईक्यू के लिए इसलिए भी क्योंकि आप हमारे जीएस मेंस बैच का हिस्सा थे एंड टारगेट फॉर आईक्यू पे मॉक इंटरव्यू आपने दिया था, तो हमारे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट है। मैं आपको अपनी तरफ से जो है कुछ पुप्स जो है आपको देना चाहूँगा, एंड ये आपके लिए मैंने एक स्पेशल मोमेंटो बनाया ताकि आप इसे अपने घर रखेंगे और हमेशा जो है आप जो है याद रखेंगे हमें। प्यारे साथियों, यदि अभय जी से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, हालांकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में कर ली है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई अभय जी से करवा दें या फिर हमारी टीम कर देगी। मिलते हैं फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी में। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और जिस तरीके से अभय जी ने प्रथम प्रयास में बिहार के यूपी के रिजल्ट के हारने के बाद, यानी वहाँ यूपी में प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू देने के बाद घर पर आ गए, फिर वापस से तैयारी में लगे और बिहार में जो है वो सिलेक्शन ही नहीं लिया बल्कि रैंक 21 जो है वो सिक्योर करी है। अगेन मैं पूरे परिवार की तरफ से, टारगेट फॉर आईक्यू फैमिली की तरफ से आपको कंग्रेचुलेट विश करता हूँ, एंड ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से उन्नति एंड जो है प्रोस्पेरिटी जो है वो हमेशा आप जो है लेते रहे। थैंक यू। थैंक यू सर।